स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में पैसिव वॉइस से संबंधित कुछ रूल्स और यूजेज लेके उपस्थित हुआ हूं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और साथ में अनुरोध करता हूं कि सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और अंत में पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज के वीडियो में जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, पैसिव वॉइस पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब होता है कल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उससे आगे इस बिंदु को बढ़ाते हुए चल रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा पिछले रिवीजन पर चलते हैं। कल हमने जो पैसिव बनाया था उस पर ने लिखा था स्ट्रक्चर, और वो हमारा स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, सब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये हमारा क्या था स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर्स। इसके आधार पर हमने कुछ वाक्य एक्टिव से पैसिव में बनाने का प्रयास किया। कुछ एग्जाम्पल और बता रहा हूं। देखिए, जैसे लिख दिया, रवि हैज स्टोलन माई बुक। रवि हैज स्टोलन माई बुक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो वाक्य में ऑब्जेक्ट रूप में यहां पर हमको माई बुक दिया हुआ है। सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, स्टोलन। फिर बाई रवि। इस प्रकार से हमने एक्टिव को पैसिव में बदला। दूसरा सेंटेंस जैसे हमने लिख दिया, दे मस्ट prepare a speech for me। तो they must prepare a speech for me, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रूप में ए स्पीच आया, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ए स्पीच, मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, ए स्पीच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय देम। फिर अंत में अदर्स में फॉर मी, तो फॉर मी को हम ऐसे कैसे यहां पर लिख। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है उसके आधार पर हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अब आपके सामने दो बात आ रही होगी कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की गई है और ऑब्जेक्ट की पहचान वाला इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किस आधार पर किया जा रहा है, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। कहीं पर तो हम परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे हैं। जैसे रवि को यहाँ पर रवि लिख दिया, लेकिन दे को हमने यहाँ पर देम में परिवर्तित कर। तो ऐसा किस प्रकार से होता है, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पहचानना। देखो, ऑब्जेक्ट का जो अर्थ होता है वह होता है वस्तु या व्यक्ति। इस बात को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु या व्यक्ति जो मेन वर्ब के बाद होता है। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, तो मुख्य क्रिया के बाद जो व्यक्ति और वस्तु है वह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
तो जैसे हमने देखा यहाँ पर स्टोलन मेन वर्ब है, तो स्टोलन के बाद में वस्तु क्या है, बुक, तो इसलिए माई बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर प्रिपेयर, प्रिपेयर के बाद में क्या है, ए स्पीच, तो इसलिए यहाँ पर ये ए स्पीच हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम, पैसिव को शुरुआत करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पहचान किस प्रकार से की जाती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु या व्यक्ति, जो मेन वर्ब के बाद में होता है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या और भी कोई तरीका है जिससे मुख्य क्रिया को पहचान, ऑब्जेक्ट को पहचाना जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच ज्यादा दूरी नहीं होती। मेन वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो जस्ट बाद का शब्द ही चाहिए, लेकिन बाद का शब्द कोई पजेसिव वर्ड भी हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कोई आपका आर्टिकल्स भी हो सकता है, तो वो ध्यान करेंगे। इसके अलावा अगर ज्यादा गैप लग रहा है तो फिर आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचानते। देखो, ऑब्जेक्ट की पहचान आप भी नोट करिए, ऑब्जेक्ट की पहचान व्हाट व whom के द्वारा भी की जाती है। व्हाट और whom के द्वारा भी की जाती है। किसके द्वारा करते हैं? व्हाट व whom के द्वारा की जाती है। व्हाट का मतलब वस्तु और whom का मतलब व्यक्ति। ये जवाब मिलता है। अब ये क्वेश्चन हम किससे करेंगे? ये क्वेश्चन हम करेंगे मेन वर्ब से। मुख्य क्रिया से हम ये प्रश्न करेंगे कि व्हाट, तो उसका जो वाक्य में जवाब निकल के आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। whom, किसे, व्यक्ति। व्हाट का मतलब वस्तु होता है जिसको हम पर्सन कहते हैं, और थिंग्स, सॉरी, वस्तु का मतलब क्या होता है? थिंग्स, और यह होता है पर्सन। जो मेन वर्ब के बाद थिंग्स और पर्सन जो होता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट की पहचान अपन कर सकते हैं तो इसके बाद नंबर आता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किस आधार पर करते हैं। तो ये तो अपन पहले भी जान चुके हैं, ये पहले मैंने बता दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो वाक्य में टेंस के आधार पर करते हैं, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे एक्टिव सेंटेंस हो, या फिर वो पैसिव का वाक्य हो। जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो वाक्य के टेंस के अनुसार करते हैं। तो पैसिव की सहायक क्रिया अलग होती है और एक्टिव की सहायक क्रिया अलग होती है। तो सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो इसलिए आप बिंदु डालेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हमको वाक्य का टेंस पहचानना आवश्यक है कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो इसलिए देखो यहां पर प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया आती है वह आती है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें आती है सहायक क्रिया इज, एम, आर प्लस बीइंग। बोलो क्या आती है? इज, एम, आर प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रॉस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
पैसिव नहीं बनती, इसलिए यहाँ पर क्रॉस। इस टेंस के वाक्य पैसिव नहीं बनती। फिर आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें आता है वाज वर प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें आता है हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्रॉस। इससे ये समझ में आता है कि किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो क्रॉस, इसमें पैसिव नहीं बनती। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी शैल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्रॉस। फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल सेल प्लस हैव बीन। विल सेल प्लस फ्यूचर परफेक्ट है विल सेल प्लस हैव बीन, यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्रॉस। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में पैसिव नहीं बनती। और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसकी भी पैसिव नहीं बनती। इस प्रकार से हमने देखा कि पैसिव केवल 8 टेंस की ही बनती है। अगर वाक्य में कोई मॉडल वर्ब आता है तो उस मॉडल वर्ब के साथ हम बी का यूज करते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे मॉडल वर्ब, तो जैसे नॉट डाल के लिख देंगे मॉडल वर्ब के साथ हम बी जोड़ते हैं। मॉडल वर्ब का हम क्या बी जोड़ते हैं। कोई सा हो सकता है। अब मॉडल वर्ब हम जानते हैं विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये मॉडल्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं बी जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सभी विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। अब क्या आता है V3। तो ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि V3 का यूज कैसे करते हैं कि क्रिया की कोई सी फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और थर्ड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म ही रहती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए थे और सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते हैं। तो उस समय जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं तो उस समय उसमें क्या परिवर्तन होता है देखिए। इसके लिए हम लिखेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन। जो बिंदु डालेंगे वो आप डालो प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन। नियम आपको मालूम है,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उसमें परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। उसमें परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। बाई रखते हो तो ध्यान में है आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है। अदर्स नो चेंज। अन्य कोई आता है नाउन तो वो चेंज हमारा नहीं होता। तो ये परिवर्तन है। आई का मी, ही का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, अदर्स नो चेंज। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है जो विशेष रूप से है कि कभी कभी वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बताइए? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो उस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या हटा देते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसको रखा जाए, उसको हटा देते हैं। तो उनमें ध्यान रखना है। तो यहां पर ये आपने लिख लिया। अब आप नोट डाल के लिखेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय हटा देते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय हटा देते हैं। क्या करते हैं बताओ? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय क्या हटा देते हैं। लेकिन अब ये लगता है कि भाई अनइम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनइम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है? तो आपको जो लगता है कि निश्चित कार्य है वो निश्चित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। जैसे पढ़ाने का काम एक टीचर करता है, खेती करने का काम किसान करता है, क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं तो पुलिस करते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो अब देखो वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हालांकि इनमें से भी है लेकिन लिख सकते हैं। जैसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें आता है वी, दे, पीपुल, वी दे पीपुल, पुलिस, समवन, somebody, someone, somebody, anyone, anybody। और भी हो सकता है जो हमारा अनइम्पोर्टेंट है उनको क्या करते हैं? पैसिव बनाते में हटा देते हैं। जैसे पुलिस, जैसे लिख दिया द पुलिस अरेस्टेड द thief yesterday। द पुलिस अरेस्टेड द thief yesterday।
अब इसमें से पुलिस को हटा सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट है, तो क्या लिख देंगे? द थीफ वाज अरेस्टेड यस्टरडे। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? पुलिस को हटा दिया। आवश्यक नहीं, सब जानते हैं कि गिरफ्तार कौन करता है? पुलिस। तो इस प्रकार से ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसको हम हटा सकते हैं। जैसे बोलने का काम है, कौन बोलते हैं? पीपुल, तो उसको हटा सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज का मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।